माजरत के साथ मैं ये बात अर्ज करूंगा कि यूट्यूब चैनल वाले जितना आसान समझ रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई हो जाएगी, हकीकत में उतना आसान नहीं है। यूट्यूब चैनलों पर थंबनेल उल्टी सीधी बनाकर व्यूज़ हासिल कर लेना तो आसान है, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जिस तरह से उलझाया गया है वहाँ से उन्हें निकालना ये बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। नाज़रीन मोहतरम, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर कल रात जब साबरमती जेल से रिहाई का परवाना ही मिलने वाला था कि अचानक जूनागढ़ के कलेक्टर साहब का ऑर्डर आ जाता है और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर पासा एक्ट लगा दिया जाता है और साबरमती जेल से उन्हें बड़ौदा जेल में मुंतकिल कर दिया जाता है। अब ये पासा एक्ट क्या है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई कब होगी, कितने महीने लग सकते हैं, क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है, इन सारी चीज़ों को तफसील से अगर जानना चाहते हैं तो हमारे एक भाई मीडिया के हैं, हिंदुस्तानी मीडिया के, पूरी तफसील उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड की है। मैं यहाँ वीडियो लगा देता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनकर समझ लें, फिर आपको पता चलेगा कि ये यूट्यूब चैनल वाले जिस तरह से थंबनेल लगाकर तुम्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं, आप उस तरह से धोखे में ना आए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का केस दिन ब दिन गंभीर होता ही जा रहा है और यूट्यूब चैनल वाले तो मिनट मिनट पर उन्हें जमानत दिला रहे हैं और मिनट मिनट पर उन्हें जेल से रिहा करवा रहे हैं, जबकि जमीन पर उतरकर देखें तो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। उनके ऊपर पासा एक्ट लगा दिया गया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पासा एक्ट क्या है, तो हम आपको उसके बारे में भी बताते हैं और ये किस आधार पर आखिरकार मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर लगाया गया है, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर लगातार मामलात हुए और ये जो लगातार मामला हुआ है, इन मामलों का पासा एक्ट से काफी लेना देना है। आइए हम आपको इसके बारे में डिटेल तरीके से समझाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको ये तमाम बातें समझ में आ जाएगी कि आखिर ये क्या हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ हुआ क्या था। सबसे पहला पॉइंट अगर देखें तो मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर एक केस हुआ। किस वजह से हुआ कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। कहां दिया था भड़काऊ भाषण? उन्होंने दिया गुजरात में, और इसके बाद गुजरात ने केस दर्ज किया। मुफ्ती सलमान अजहरी को मुंबई प्लस गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया, पहले डिटेन किया, और डिटेन किया कहां? दिल्ली में। दिल्ली में डिटेन करने के बाद इन्हें वहां से अहमदाबाद होते हुए जूनागढ़ लाया गया था। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बताऊं कि अहमदाबाद के बाद इन्हें जूनागढ़ ले आया गया। पुलिस ने इन्हें पुलिस को जो है 2 दिन का रिमांड पहले मिला, फिर उसके बाद 10 दिन की मांग की गई, लेकिन 1 दिन का रिमांड जो है वो मुफ्ती सलमान अजहरी की मिली पुलिस वालों को जूनागढ़ में। और उस पूरे प्रकरण पर आपको याद हो कि 1 दिन के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अदालत में उनके जो वकील हैं, अदालत में इन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया और मुफ्ती सलमान अजहरी को यहां से बेल मिल गई। बेल कब मिलती है किसी इंसान को? तब मिलती है जब अदालत को लगता है कि इसे बेल दिया जा सकता है, इस इंसान के बाहर जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। 100 शर्त बेल दिया जाता है, और बेल इसी वजह से दिया गया कि भैया ठीक है, अब जिस देश में बलात्कारी जैसे आप राम रहीम है, बलात्कारी है, बहुत बड़ा बलात्कारी है, उसे पैरोल पर गवर्नमेंट छोड़ देती है। पिछले 1 साल में 2 साल में मुझे लगता है 7-8 बार उसे छोड़ दिया गया, तो ये कम बड़ी बात नहीं है। 50-50 दिन का पैरोल दे दिया जाता है। तो बेल मिली, यहां से जैसे ही बेल मिली उससे 1 दिन पहले आप तमाम लोग जानते हैं कि कच्छ में, गुजरात के कच्छ में एक और केस दर्ज हो गया। कच्छ में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 3 दिन की कस्टडी पर पुलिस को दे दिया। 3 दिन की पुलिस कस्टडी में जैसे ही मुफ्ती सलमान साहब को दिया गया, लोगों के अंदर ये बातें सामने आने लगी। लोगों को लगा कि यार पहले क्या हुआ? पहले हुआ कि जूनागढ़ में, और उसके बाद फिर जूनागढ़ से सीधे कच्छ। तो लोगों को लगा कि ये कोई प्लानिंग तो नहीं है। और फिर कच्छ में जैसे ही तीसरा दिन गुजरने को था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर एक और केस दर्ज हो गया, और ये केस दर्ज हुआ कहां? मोडासा में। मोडासा में जो केस दर्ज हुआ दोस्तों, उस केस में क्या था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो बयान दिए थे, आपको शायद स्क्रीन पर बहुत क्लियर ना दिखाई दे रहा हो, इसलिए हम किसी व्हाइट स्क्रीन का सहारा लेते हैं, फिर आपको अब समझाने की कोशिश करते हैं। तो किस तरह से ये शुरू हुआ, अब इसको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे इस पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं एक बार। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को यहां से कच्छ से बेल मिलता है, इसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर मोडासा में केस दर्ज होता है, और मोडासा में जो केस दर्ज होता है उसमें SC ST एक्ट लगता
लगता है मुफ्ती सलमान अजहरी पर। क्यों लगता है? क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। सच्चर कमेटी से याद आया, अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बताने की कोशिश करूं। सच्चर की सिफारिश है, ये एक किताब है, मेरे पास भी पड़ी हुई है। सच्चर की सिफारिश है कि काफी सारे पेजेज है इसमें। अगर आप भी ये तो एक IPS अब्दुल रहमान साहब उनके द्वारा लिखी गई है। तो सच्चर की कमेटी बिठाई गई थी, सच्चर कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया था। उस रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों के हालात जो थे वो दलितों से भी खराब थे, दलितों से भी खराब थे। दलित जो हमारे SC ST भाई हैं उनसे भी ज्यादा बुरा हाल किनका था? कहीं ना कहीं यकीनन मुसलमानों का इससे ज्यादा बुरा हाल था। तो अगर मुसलमानों का बुरा हाल इससे ज्यादा होगा तो बस इसी मामले को लेकर के मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यार मुसलमानों का हाल तो दलितों से भी खराब है। उनका पर्सपेक्टिव यह था, लेकिन इसे किस तरह से जोड़ दिया गया कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने दलित समुदाय का जो है वो कहा जा सकता है कि उन्होंने दलित समुदाय का अपमान किया है, और इसी वजह से पुलिस ने खुद इनके ऊपर SC ST एक्ट और कई सारे मामला दर्ज किए, जिनमें भड़काऊ भाषण के तो थे ही, जिसके बारे में हमने आपको पुराने वीडियो में बताया। मैं IPC बताने वाला नहीं हूं, अभी बहुत सारे IPC लगाई गई। तो इन तीनों मामला में अब इस मामले में भी अदालत ने इन्हें 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पुलिस कस्टडी में जाने के बाद देखा गया कि 5 दिन के बाद जब लोगों को लगा कि भैया 12 तारीख को इस मामले का हल निकल जाएगा, सॉरी 12 तारीख को इन्हें भेजा गया, 17 तारीख को 17 तक ये पुलिस कस्टडी में थे। उसके बाद लगा कि 17 को शायद इन्हें बेल मिल जाएगी, लेकिन 17 तारीख को भी इन्हें बेल नहीं मिली। उसके बाद देखा गया कि 18 हुआ, 18 को बेल नहीं मिली। फिर पता चला कि 20 तारीख को बेल मिलेगी, 20 को नहीं मिली। फिर पता चला कि शायद 22 को बेल मिल जाए, लेकिन 22 को बेल मिली। उसी वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर पासा एक्ट लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? पासा एक्ट लगा दिया गया। अब ये पासा एक्ट क्या है? सवाल ये उठता है कि पासा एक्ट क्या है। पासा एक्ट गुजरात की एक एक्ट है जिसे पासा 1985 एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये असल में अगर आप इस पासा एक्ट के फुल फॉर्म को देखेंगे तो इसका मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। तो इसे हम लोग PASAA के नाम से जानते हैं। पासा एक्ट मतलब प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज। अब उसके आधार पर मुफ्ती सलमान अजहरी को साबरमती जेल से उठा करके वडोदरा जेल में ले जाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया जब इन्हें बेल मिल गई तब ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए कि क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी इस ट्रैप में फंसे हैं और क्या इन्हें सिस्टम ने पूरी तरीके से फंसाया है। लोग अब ये सवाल कर रहे हैं। अब देखिए कि क्यों हुआ। पासा एक्ट उन लोगों पर जनरली लगता है दोस्तों, और ये एक बहुत समझने वाली चीज है कि पासा एक्ट किन पे लगता है? जिनके ऊपर पूर्व में मतलब पहले जो है कम से कम 3 केसेस दर्ज हो। कितने? 3 केसेस दर्ज हो। तो मुफ्ती सलमान अजहरी पर कितने केस दर्ज हुए थे? याद कीजिए, पहला गुजरात के जूनागढ़ में, दूसरा गुजरात के कच्छ में, तीसरा गुजरात के मोडासा में। तो ये तीनों के तीनों केसेस जो है वो मुफ्ती सलमान अजहरी पर है। तीनों में मुफ्ती साहब को बेल भी मिल गई संवैधानिक तरीके से। लेकिन उसी संवैधानिक तरीके से जैसे ही इन्हें साबरमती जेल से, ये आप देख रहे हैं मुफ्ती साहब की तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, थोड़ी धुंधली होगी, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जैसे ही यहां से बेल दे करके निकलने ही वाले थे, उससे पहले जूनागढ़ के जो वहां के जो कलेक्टर साहब हैं, उन्हें किसने? जूनागढ़ की जो थाना है, जूनागढ़ की जो थाना होगी जहां पर मुफ्ती सलमान अजहरी पर केसेस दर्ज रहे होंगे, जहां से उन्हें बेल मिली, उन्होंने वहां के कलेक्टर साहब से कहा कि भैया इनके ऊपर अब पासा इंपोज कर दो। क्या इंपोज कर दो? पासा एक्ट लगा दो, क्योंकि ये अच्छे इंसान नहीं है, ये बहुत खतरा है इनसे समाज को। और कलेक्टर साहब ने उनकी बातों पर मुहर लगाई, लेटर छपाया और भिजवा दिया कहां? साबरमती जेल, कि इन्हें आप जेल से रिहा तो करेंगे लेकिन तत्काल उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें जो है वो अब पासा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। और मुफ्ती सलमान अजहरी को वहां से गिरफ्तार करके कहां ले जाया गया है? वडोदरा जेल ले जाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि पासा एक्ट लगा तो दिया, लेकिन किस पे लगता है पासा एक्ट? सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर मैं आपको एक खबर दिखा देता हूं। अब बात करेंगे कि पासा एक्ट भैया लगता किस पे है, तो ये हम पूरी तरीके से आपको देख सकते हैं। आप ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं, मीडिया हिंदुस्तानी मीडिया के नाम से आपको जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हम मिल जाएंगे। यहां आप जाएंगे, जाकर के सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी को नहीं मिली रिहाई, अब पासा की कार्रवाई। अब सवाल ये उठता है कि मुफ्ती साहब को अहमदाबाद सेंट्रल जेल से वडोदरा जेल भेज दिया गया है। जब सत्ता और प्रशासन मिलकर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने का इरादा कर ले तो कानूनी तौर पर किस कदर खेला हो सकता है, इसका अंदाजा अभी आपको मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले से हो गया होगा। उनको केस में पहले तो उनको एक जगह केस करके मुंबई से गिरफ्तार किया गया, फिर जब पहले केस में जमानत मिल गई तो दूसरी, फिर उसके बाद दूसरी की जगह मिल गई तो तीसरी, और उसके बाद आखिरकार आज उन्हें मोडासा से भी उनको जमानत मिली। लेकिन क्या हुआ, वहां से भी उन्हें जो है वो पुलिस प्रशासन ले गई है। अब देखिए कि होता क्या है। जब आखिरकार मोडासा से उन्हें मिल गई तो जूनागढ़ के कलेक्टर ने अपनी उस शक्ति का प्रयोग किया जिसके बारे में अधिकतर लोगों को मालूम तक नहीं है।
ये कलेक्टर साहब जो हैं उन्होंने दिमाग लगाया और उनको यह हक था कि वो किसी इंसान पे पासा लगा सकते हैं। ये एक ऐसा कानून है जिसका मिसयूज होता रहा है। इसको लेकर के कई सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे खबरों में, अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा इस तरह के कई सारे विवाद रहे। इस पे लेकर के कई बार कहा गया कि इस कानून को खत्म किया जाए और इस कानून को दिल्ली में भी लागू करने की बातें सामने आ रही है, लेकिन अभी तक शायद हुई नहीं। अब कलेक्टर महोदय ने पासा कानून के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा होने से पहले दोबारा गिरफ्तार करवा दिया है। अब इस एक्ट के तहत उनको कम से कम 3 महीने से लेकर साल भर तक जेल में रहना तय। देखिए, जिसके ऊपर पासा लगता है, सिंपल सा इसका फंडा है दोस्तों, अगर किसी के ऊपर पासा लग गया है तो मिनिमम 3 से 4 महीने, मैक्सिमम 1 साल तक की सजा उन्हें होगी। जिस तरह के हालात हैं, ज्यादातर उम्मीद यही है, मैं चाहूंगा नहीं कि ऐसा हो, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कम से कम 3 से 4 महीने अब जेल में रहने पड़ सकते हैं। यह अलग बात कि अदालत के और चक्कर काटे जाएंगे, देखेंगे कि उसके बाद क्या कुछ होता है। पासा में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसके खिलाफ आईपीसी सहित अन्य एक्ट में 3 मामले दर्ज होने चाहिए। 3 हो गए, मैंने आपको पहले ही बताया है। इसके बाद थाना इंचार्ज कलेक्टर के पास अप्रूवल के लिए फाइल भेजता है, थाना इंचार्ज भेजता है, यानी कि जूनागढ़ के जो थाना इंचार्ज रहे होंगे उन्होंने कलेक्टर को यह फाइल भेजा होगा। वहां से संतुष्टि मिलने के बाद आरोपी को पासा के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब देखिए, सोचिए, जिस पासा कानून के तहत खतरनाक अपराधी, अवैध शराब बेचने वाला, नशे के अपराधी, यातायात कानून को तोड़ने वाले और संपत्ति हड़पने वालों की ओर से की जाने वाली असामाजिक और खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए उन्हें एहतियातन हिरासत में लेने का प्रावधान है, उसको मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर इस्तेमाल किया गया है। तो ये पूरी तरीके से एक कहा जा सकता है, इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए अमित शाह की भाषा में, और अगर आप इसकी क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पहले तो गुजरात के स्टेट में 3 अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज होता है। तीनों जगह पर अदालत जो है इन्हें रिहाई दे देती है, यानी कि इन्हें बेल मिल जाती है। जैसे ही बेल मिलती है, इन्हें घर जाना होता है, घर जैसे ही निकलने वाले होते हैं उससे पहले इनके ऊपर पासा लगा दिया जाता है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज। और जैसे ही पासा लगा, पासा के लगने के जस्ट बाद ये समझ में आ गया कि भैया अब इन्हें कलेक्टर साहब ने ऑर्डर दे दिया है, तो कलेक्टर साहब के आदेश पर इन्हें जो है साबरमती से अब बड़ोदरा जेल ले जाया गया है और वहां पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अब जेल में बंद कर दिया गया है। तो ये पूरी कहानी है और इस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ जो है वो एक समझ लीजिए कि एक तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इसमें फंस गए हैं। इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, या आप बेहतरीन तरीके से समझते हैं। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको लगता है कि इस पूरे मामले में यकीनन कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी ताकतवर हैं, वरना इसी मुल्क में हालात ये है दोस्तों। टी राजा सिंह नाम का एक विधायक है, मुसलमानों को भरी मजलिसों से गालियां देता है। यति नरसिंहानंद है जो देश के मिसाइल मैन से लेकर के मुसलमानों को इस तरह की गालियां देता है, इस तरह से उसके बारे में बातें करता है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। यह वही मुल्क है जहां पर 5 मिनट में खत्म कर देने की बातें की जाती है। आपने मीरा रोड में देखा कि विधायक ने क्या बयान दिया था। आपने इसी मुल्क में देखा है कि किस तरह से मुस्लिम बेटियों के साथ बलात्कार करने की बातें की जाती है। यह वही मुल्क है जहां पर कब्र के अंदर से बेटियों को निकाल करके बलात्कार करने की बात की जाती है। यह वही मुल्क है दोस्तों जहां पर आप देखते हैं कि किस तरह से बाबरी मस्जिद के बाद मथुरा और काशी में जबरदस्ती मस्जिद को शहीद करने की बातें की जा रही है। एक तरह से कानूनी अपराध किया जा रहा है। आप बात करेंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को इस देश में माना जाता है तो आखिरकार 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन किया जाता है। दिन दहाड़े इस एक्ट को ऐसे लग रहा हो कि उसकी कोई अहमियत नहीं है उस कानून का, और उसका दिन रात जो है विरोध किया जा रहा है, लेकिन ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने तो बहुत कम लोगों के नाम गिनाए हैं, फहरिस्त है इन लोगों की, लेकिन इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। सवाल है, और इस सवाल का जवाब जनता चाहती है कि आखिर इसके पीछे की